सोचिए, एक ऐसी जंग जो मैदान में तलवारों से कम और बंद कमरों में साजिशों से ज्यादा लड़ी गई। एक ऐसी जंग जिसने एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी को बना दिया शहंशाह और हिंदुस्तान को ढकेल दिया 190 साल की गुलामी में। आज हम बात करेंगे उसी प्लासी की लड़ाई की। तो इस पूरी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है एक साल 1757। ये सिर्फ एक डेट नहीं है, ये इतिहास का वो मोड़ था, वो टर्निंग पॉइंट जहां से हिंदुस्तान की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। यही वो साल था जब सिर्फ प्रॉफिट कमाने आई एक कंपनी के इरादे बदल गए। उन्होंने अपने पंख फैलाए और एक पूरे साम्राज्य पर कब्जा करने का ख्वाब देखना शुरू कर दिया। और कह सकते हैं कि यहीं से भारत में ब्रिटिश राज की असली बुनियाद रखी गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी इतनी पावरफुल बनी कैसे? इसके लिए हमें उस वक्त के हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सीन को समझना होगा। तो हुआ ये कि औरंगजेब की मौत के बाद जो इतनी बड़ी मुगल सल्तनत थी वो बिखरने लगी। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। आप इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत बड़ा पुराना पेड़ गिर जाता है और एक खाली जगह बन जाती है। तो बस उस खाली जगह को, उस पावर वैक्यूम को भरने के लिए कई छोटे बड़े दावेदार मैदान में कूद पड़े। और इन सब में सबसे शातिर खिलाड़ी निकली ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, वो सिर्फ मसालों का बिजनेस नहीं कर रहे थे, उनका असली खेल तो कुछ और ही था। वो अपने कॉम्पिटिटर यानी फ्रांसीसियों से आगे निकलने के लिए और हिंदुस्तान की किस्मत पर अपनी मोहर लगाने के लिए यहाँ के राजाओं और नवाबों को आपस में लड़ा रहे थे। और उनकी नजरें गड़ी हुई थीं हिंदुस्तान के सबसे अमीर, सबसे दौलतमंद सूबे पर, बंगाल पर। बंगाल उस वक्त समझिए सोने की चिड़िया नहीं, सोने की खान था। और कंपनी बस किसी भी कीमत पर इसे हासिल चाहती थी। और बस यहीं से शुरू हुआ असली टकराव। तो अब सीन ये था कि एक तरफ थे बंगाल के नौजवान नवाब सिराजुद्दौला। वो देख रहे थे कि ये विदेशी व्यापारी कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो रहे हैं और ये उनके राज के लिए सीधा सीधा खतरा है। और दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके लिए नवाब साहब बस प्रॉफिट के रास्ते का एक रोड़ा थे जिसे हटाना जरूरी था। तो ये जो टेंशन थी ये बढ़ती गई और आखिरकार 23 जून 1757 को ये प्लासी के मैदान में एक तूफान बनकर सामने आई। कहते हैं उस जमीन पर पलाश के खूबसूरत लाल फूल खिलते थे, लेकिन अब वो जमीन खून से लाल होने वाली थी। और जब दोनों फौजें आमने सामने खड़ी हुईं तो मतलब कागज पर तो ये कोई मुकाबला था ही नहीं। सोचिए, एक तरफ नवाब के लगभग 50,000 की भारी भरकम फौज और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव के गिने चुने मुश्किल से 3,000 सैनिक। कहां 50,000 और कहां 3,000? तो सवाल यही है कि फिर हुआ क्या? ऐसा क्या हो गया कि पूरी बाजी ही पलट गई? अंग्रेज ये नामुमकिन से लगने वाली लड़ाई आखिर जीते कैसे? इसका जवाब बंदूकों और तोपों में नहीं था। जवाब था धोखे में, एक बहुत बड़ी साजिश में। असल में ये लड़ाई मैदान में शुरू होने से बहुत पहले बंद कमरों में गुपचुप तरीके से जीती जा चुकी थी। रॉबर्ट क्लाइव का सबसे बड़ा हथियार, उसकी सबसे बड़ी तोप कोई और नहीं बल्कि नवाब का अपना कमांडर इन चीफ मीर जाफर था। जी हां, बंगाल की गद्दी के लालच में मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिला लिया था। एक सौदा किया था, अपनी मिट्टी, अपने नवाब और अपने लोगों से गद्दारी करने का। और बस इसी एक गद्दारी ने सब कुछ बदल के रख दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अब तक सिर्फ एक ट्रेडर थी, अब वो रूलर बन चुकी थी, व्यापारी से शासक। तो हुआ ये कि वादे के मुताबिक मीर जाफर को नवाब तो बना दिया, लेकिन वो सिर्फ नाम का नवाब था, एक कठपुतली। असली लगाम तो कंपनी के हाथ में थी। उनके जो सबसे बड़े राइवल थे फ्रांसीसी, उनका बंगाल से पत्ता साफ हो गया। रॉबर्ट क्लाइव वो खुद बंगाल का गवर्नर बन गया। तो इस तरह से जो कंपनी व्यापार करने आई थी, अब वो सीधे सीधे बंगाल की सियासत चला रही थी। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत थी। कंपनी की सत्ता की भूख इतनी जल्दी मिटने वाली नहीं थी। हुआ ये कि बाद में जब मीर जाफर के दामाद मीर कासिम ने कंपनी की कठपुतली बनने से साफ इनकार कर दिया, तो एक और बड़ी लड़ाई का स्टेज तैयार होने लगा। तो जैसा मैंने कहा, प्लासी तो बस ट्रेलर था। कंपनी के साम्राज्य की जो असली जड़ें मजबूत हुईं वो कुछ साल बाद बक्सर की लड़ाई से हुईं। ये साल था 1764 और जगह थी बक्सर का मैदान। यहाँ कंपनी के सामने कोई एक नवाब नहीं था, बल्कि बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और तो और खुद मुगल बादशाह की मिलीजुली फौज थी। और कंपनी ने उन सबको हरा दिया।
ये एक जबरदस्त जीत थी जिसने पूरे हिंदुस्तान में एक साफ मैसेज भेज दिया कि अब एक नई सुपर पावर आ चुकी है। लेकिन बक्सर की लड़ाई का असली जैकपॉट था दीवानी राइट्स। अब ये दीवानी क्या थी? इसका सीधा सा मतलब था टैक्स वसूलने का अधिकार। कहां से? बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे बड़े और अमीर इलाकों से। सोचिए, अब कंपनी अपनी फौज और अपना पूरा सिस्टम चलाने के लिए हिंदुस्तान का ही पैसा इस्तेमाल कर रही थी। ये उनका मास्टर स्ट्रोक था। तो अब खेल पूरी तरह से बदल गया था। सिस्टम देखिए कितना कमाल का बनाया उन्होंने। वो यहीं के लोगों से टैक्स वसूलते, उसी पैसे से यहीं का सामान, यहीं का रॉ मटेरियल खरीदते और फिर उसे इंग्लैंड भेजकर जबरदस्त मुनाफा कमाते। मतलब पैसा भी हमारा, माल भी हमारा और फायदा उनका। ये एक तरह से भारत के वेल्थ की सिस्टमैटिक लूट थी जिसने देश को धीरे धीरे अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया। तो प्लासी और फिर बक्सर, इन दो लड़ाइयों ने मिलकर गुलामी की वो जंजीरें तैयार की जिन्होंने हिंदुस्तान को लगभग 200 सालों तक जकड़े रखा। जो कंपनी सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो अब एक पूरे सबकॉन्टिनेंट की मालिक बन बैठी थी। और अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन जंजीरों को तोड़ेगा